हाँ 9 मार्क का, ठीक है। 9 मार्क के वेटेज के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो पहली बात तो एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो 100% आना है। आई कैन गिव यू इट इन राइटिंग, लिख के दे सकता हूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे। आप किसी भी साल का, पिछले साल का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू तो हमेशा आता है और असेक्सुअल से ही आता है, सेक्सुअल बहुत रेयर पूछता है। क्या रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस लिविंग बीइंग्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। मतलब डिफाइन करता है ना अपने आप को। री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन। और प्रोडक्शन का मतलब क्या है? प्रोड्यूस करना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसी स्पीसीज बार बार प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सिमिलर स्पीसीज होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? सिमिलर स्पीसीज ही तो होनी चाहिए। ओके, देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन कौन से? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। क्या इसके अलावा और भी कोई मोड होता है? नहीं, फॉर द टाइमिंग तो नहीं है अभी 10th में, फिर आगे की बात फिर कभी करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छी है, एनसीईआरटी के हिसाब से सीक्वेंस लगा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। हम सबको पता है कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशन तो जरूर होगा। बिल्कुल सेम जेनेटिक कोड ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस ही हो, बट होते जरूर हैं। अगर आप अपने आप को भी देखो और अपने पेरेंट्स से मैच करो, तो हमने बताया था कि आपका फेस हो सकता है आपके बॉडी के या फेस के कुछ फीचर आपकी आंखों, जैसे आंखें हो गई, नोज हो गई, आपके मम्मी पापा से मैच हो, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होगा जो आपके मम्मी पापा में और आप में होगा। मतलब 100% आइडेंटिकल आप अपने मम्मी पापा से नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय है तो जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल अपने पापा जैसा दिखे, या गर्ल है तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखे। हाँ, कुछ फीचर सेम हो सकते हैं, जैसे आंखें हो सकती है, नोज हो सकता है, ईयर हो सकता है, फेस डिजाइन हो सकता है, हाइट हो सकता है, बट फिर भी इन सब के कॉमन होने के बाद भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होंगे। इतनी बात क्लियर है? बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ग्रेट स्कोप ऑफ वेरिएशन होता है। क्या एसेक्सुअल में बिल्कुल भी नहीं होता? होता है, बट बहुत लिमिटेड होता है। अगर कंपेयर करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशन होने के कंपैरेटिवली असेक्सुअल। क्या वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता? नहीं, वेरिएशन तो होता है, असेक्सुअल में भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास कोविड है। पढ़ाते टाइम भी बताया था, जब चैप्टर एक्सप्लेन करा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कोविड बेस्ट एग्जांपल इसलिए क्योंकि हमने उसे कई सारे वेरिएशन देखे थे, है ना। कोविड इज अ वायरस जो कि असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और सडनली उसके जो वेरिएशन आ रहे थे, मतलब उसमें किसी ना किसी टाइप का वेरिएशन हो रहा था, है ना। तो कंपैरेटिवली असेक्सुअल और सेक्सुअल में सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादा वेरिएशन के चांसेस होते हैं। वेरिएशन इंपॉर्टेंट होता है फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को अगर सर्वाइव करना है तो उसमें वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। कैसे? अगर वेरिएशन नहीं होगा, देखो अभी जैसे कि हमने कहा कि हमारी सबकी बॉडी में कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो जो एंटीबॉडीज बनी है वो हमारे बॉडी में वेरिएशन ही तो हुआ। किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में अगर हमारी बॉडी फाइट करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज कर लेता है तो वो वेरिएशन की वजह से ही होता है। समझ गए? जैसे अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करें, पास्ट से बात करें, तो हम पहले मंकी एप हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी में वेरिएशन आया और आज के हम ह्यूमन हुए। तो अगर पास्ट वाले ह्यूमन को हम कंपेयर करें आज के ह्यूमन से, तो क्या पास्ट वाला ह्यूमन आज की जो टाइम पीरियड है इस टाइम पे सर्वाइव कर पाएगा किसी भी तरह से? बहुत डिफरेंसेस आ चुके हैं तब से अब में, नई नई बीमारियां आ चुकी हैं, पॉल्यूशन इतना सब कुछ हो चुका है, हमारी बॉडी इस पॉल्यूशन के अगेंस्ट में अडॉप्ट हो चुकी है। पर जो ह्यूमन आज से 200 साल पहले नेचर में रहता था, फ्री सर्वाइव करता था, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, उस टाइम का ह्यूमन आज के ह्यूमन में सांस भी नहीं ले पाएगा, इतनी प्रॉब्लम होगी। तो वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन हेल्प्स स्पीसीज टू अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के अगेंस्ट उसके साथ साथ अपनी बॉडी में भी चेंजेस करना, ताकि अच्छे से ग्रो कर सके डिफरेंट इन्वायरमेंट चेंजेस के, जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के काइंड्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों के बेस में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट। कितने गैमेट होते हैं? 2 गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है भाई। दूसरा, एसेक्सुअल की बात करें तो इट डज नॉट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। किसी भी टाइप का गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता। क्या यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक होता है कुछ भी?
जेंडर स्पेसिफिक भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर भाई गैमेट नहीं बन रहा है मतलब कोई जेंडर ही नहीं है। क्या सेक्सुअल जेंडर स्पेसिफिक होता है? जेंडर का मतलब क्या वहां पे कोई मेल कोई फीमेल होगा? हाँ, यहाँ पे तो होता है। नेक्स्ट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। और मेल एंड फीमेल गैमेट मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है उसी को गैमेट बोलते हैं। ये फ्यूज होते हैं और क्या बनता है? जाइगोट, विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। यही जाइगोट होता है जो कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस याद है ना, यूट्राइन वॉल पे होती है, तो इम्प्लांटेशन होता है और इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। किससे? जाइगोट कहां से आया? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से आया। न्यू ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल में न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म आइदर बाय डिवीजन ऑफ द पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंटल बॉडी होते हैं उसके डिवीजन से। एग्जाम्पल इसका अमीबा हो जाएगा, राइट? तो पेरेंटल बॉडी के डिवीजन से ऐसे हो सकता है, और बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ द पेरेंटल बॉडी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, जब कोई सेल डिवाइड होते होते अपनी डिविजिबिलिटी खो देती है तो उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैसे होगा अभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? चीजें याद तो है ना? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नया नया सा लग रहा है, क्योंकि ये रिवीजन ही है, राइट? आप पढ़ चुके हो इन सब चीजों को, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, नाउ मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है। कितने मोड्स होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल फॉर्म लोअर क्लास का मतलब ऐसे होता है कि मैक्सिममली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना? क्या बताया था मैंने कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टी सेलुलर में होता है, तो असेक्सुअल मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है। मेथड क्या होते हैं? तो डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, मेथड देख लीजिए। सबसे पहले हमारा रिप्रोडक्शन आ जाए बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? देखो, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इट इज अ डिवीजन ऑफ द पेरेंट सेल इनटू अ टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिकल मतलब है ना, मतलब क्या यहाँ पे बिल्कुल वेरिएशन नहीं हुआ? तो नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन है जो कि अभी विजिबल भी नहीं होगा। जब बहुत ज्यादा इनका रिप्रोडक्शन होगा, कम से कम 20 से 25 जब जनरेशन आगे बढ़ जाएंगे ये, तब थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब पेरेंट सेल डिवाइड हो रहा है डॉटर सेल में। कैसी डॉटर सेल है? आइडेंटिकल डॉटर सेल है। देखो, समझ गया ना? तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? सिंगल सेल। ठीक है, एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरियम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? बाइनरी फिजन के। फिर से होता है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टी फिजन में क्या होता है? एक सेल मोर देन 2 सेल में डिवाइड होती है। देखो, ढेर सारी सेल है ना, ये है ना। पेरेंटल सेल डिवाइड इनटू प्रोड्यूस मैनी आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल। बहुत सारे आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम, वाइवैक्स, लिशमेनिया, ये कुछ एग्जाम्पल। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा कौन सा है? प्लाज्मोडियम। और इसमें कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट है? अमीबा एंड पैरामीशियम। आपको बोर्ड क्या करेगा? सीधा सीधा नाम दे देगा ऑर्गेनिज्म का और बोलेगा कि बताओ भाई प्लाज्मोडियम जो होता है किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, या फिर बोल देगा कि देयर इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ABC करके 4-5 ऑर्गेनिज्म दे दिया, और आपको बताना है कि कौन सा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मल्टीपल फिजन फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल A दे दिया अमीबा, B पैरामीशियम, C बैक्टीरियम और D दे दिया प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिजन कौन करेगा? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होंगे, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे। नेक्स्ट हमारा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंट में एडल्ट ऑर्गेनिज्म ऑन मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब जब उसकी बॉडी फुल्ली डेवलप हो जाती है, ब्रेक्स अप इनटू अ स्मॉलर फ्रेगमेंट, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में कट जाता है, डिवाइड हो जाता है। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और जो भी फ्रेगमेंट उसके कट होते हैं, मैंने फिर से बताया यहाँ पे फ्रेगमेंट होते हैं। रीजनरेशन अलग चीज हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन अलग चीज होती है। यहाँ फ्रेगमेंट्स में कटना जरूरी है, ठीक है। और फ्रेगमेंट में भी कटने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसका ट्रांसफर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स में कटेंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरोगायरा। याद रहेगा? चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्या है? बडिंग। बडिंग भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है? एक एक्स्ट्रा काइंड ऑफ बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाती है और फिर वो मैच्योर होके एडल्ट होके प्रॉपर ऑर्गेनिज्म बनता है।
A small outgrowth bud arises on a parental body. Parental body में small outgrowth bud form होती है जो कि बाद में पूरा का पूरा एक adult organism बनता है. The bud grows and by repeated cell division it then breaks off from the parental body. Parental body से break होगा and develop into a new individual. अब पूरी तरह से नया individual बन जाएगा. ठीक है भाई. रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनने चाहिए. एक ऑर्गेनिज्म से बना दूसरा ऑर्गेनिज्म. समझ गए ना? रिप्रोडक्शन हुआ. कौन सी रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. ठीक है. और असेक्सुअल में भी कौन सा? बडिंग, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन हो रही है? बड की फॉर्मेशन हो रही है. समझ गए? एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा, स्पंजेस, कोरल्स और ईस्ट. कोरल क्या होते हैं? ओशन में रहने वाले कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो बहुत डिटेल नहीं है, सिंपल से पढ़े रहते हैं. सालों साल इनकी एज होती है, बहुत लॉन्ग, मतलब समझिए कि इनकी लाइफ साइकिल बहुत लंबी होती है. आगे देखिए, फिर हमारा टॉपिक है नेक्स्ट रीजनरेशन. रीजनरेशन में क्या होता है? यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनिज्म को किसी भी जगह से हम कट करेंगे तो उस कटेड पार्ट से प्रॉपर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा. इसको बोलते हैं रीजनरेशन. फ्रेगमेंटेशन में हमें फ्रेगमेंट कट करना था और इस बात का ध्यान रखना था कि जो फ्रेगमेंट कट हो रहे हैं उसमें डीएनए मटेरियल होना चाहिए. बट रीजनरेशन में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. रीजनरेशन में हमें क्या करना होगा? कहीं से भी बॉडी कट हो रही है तो उससे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा. रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू जनरेट और जनरेट फ्रॉम लॉस्ट और डैमेज बॉडी. लॉस्ट और डैमेज का मतलब यह, वो लॉस्ट का मतलब होता है कहीं पे कट गया, गिर गया, वो लॉस्ट हो गया. और डैमेज का मतलब कट के अलग हो गया. किसी मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म था, उसको हंट कर रहा था, ठीक है, हंटिंग के टाइम पे बिट किया और उसका बॉडी पार्ट अलग हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में भी पूरा ग्रो होगा. रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल. स्पेशल पर्टिकुलर सेल्स होती हैं. These form a mass of a cell which undergo changes to form cell specialized in different function. अलग अलग टाइप के फंक्शन की सेल्स होती है जो अलग अलग पूरी बॉडी फॉर्म करती है. इन प्लेनेरिया कट इनटू अ स्मॉल पीसेस, देन ईच पीस, मतलब उसको हम पीसेस में कट करेंगे और हर एक पीस से डेवलप इनटू अ न्यू प्लेनेरिया, और हर पीस से एक नया प्लेनेरिया बनेगा. मतलब एक प्लेनेरिया, उसको तीन जगह से, दो जगह से कट किया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, ट्रंक, तो पूरी तरह से पूरा का पूरा प्लेनेरिया फॉर्म होकर मिल रहा है. एग्जाम्पल है लिजर्ड, स्टारफिश. अच्छा, लिजर्ड में सिर्फ टेल होती है ना, पूरा लिजर्ड नहीं कि बीच से कट कर तो लिजर्ड बन जाए, नहीं. एक एग्जांपल अच्छा है इसके लिए. स्टारफिश में तो पूरी स्टारफिश में होता है प्लेनेरिया, हाइड्रा पूरी तरह से फॉलो करते हैं. कुछ भी कहीं से भी कट करोगे तो ग्रो करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं क्या? कुछ डाउट है क्या? दोनों दोनों बडिंग भी फॉलो करेगा और रीजनरेशन भी होगा, दोनों होगा उसमें. दोनों में आप एग्जांपल लिख सकते हो. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? यहाँ पे स्पोर फॉर्म होता है. स्पोर है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन अ सैक. सैक का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे स्पोरेंजियम है ये, यहाँ पे क्या होता है? ये देखो, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में ढेर सारे छोटे छोटे स्पोर फॉर्म होंगे. ये देखो, ठीक है. प्रॉपर्ली अगर डिटेल में देखें तो कुछ ऐसा होगा. और इसके अंदर ढेर सारे स्पोर फॉर्म होते रहते हैं. एक टाइम आएगा जब ये बैग पूरी तरह से फिल हो जाएगा, और जब ये फुल होगा तो क्या होगा? यहां पर से इसमें थोड़ी सी कटेड होगा और ये सारी स्पोर बाहर आ जाएंगे. ठीक है, फिर जहां पे भी जाएंगे वहां पे गिरेंगे. और काइंड ऑफ कह सकते हो आप, इनका जो न्यूट्रिशन का फॉर्म होता है वो कैसा होता है? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं और उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. और कैसा न्यूट्रिशन होता है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ये हमारे स्पोर्स होते हैं. व्हेन स्पोर्स मैच्योर, स्पोरेंजिया बर्स्ट एंड स्पोर्स आर कैरिड बाय एयर और वाटर टू डिफरेंट प्लेसेस. एयर और वाटर मतलब हवा के थ्रू फैल गए, वाटर के साथ मूव हो गए, तो ऐसे मूव करते हैं. व्हेन स्पोर्स फॉल ऑन अ सुटेबल ग्राउंड, एक ठीक ठाक जगह पे जाते हैं जहां पर उनको ठीक ठाक न्यूट्रिशन मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, उस जगह पे जर्मिनेट करेंगे एंड गिव राइज टू न्यू प्लांट. और इससे क्या मिलेगा? न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म उनका फॉर्म हो जाएगा. एग्जाम्पल है मॉस हो गया, फर्न हो गया, फंगाई हो गया. समझ में आया स्पोर फॉर्मेशन? अगर कहीं पे डाउट हो तो बोलिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, ये लास्ट क्लास है, इसके बाद कोई रिवीजन नहीं होगा इस चैप्टर का. मतलब बोर्ड के टाइम बस आ ही गया ना, तो फिर और रिवीजन नहीं होगा. ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, तो ध्यान से सुनो. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब घर पे आप पढ़ सकते हो,
बट अभी स्कूल में लास्ट टाइम है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें तो सेवरल प्लांट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नेचुरली थ्रू देयर रूट। अब क्या होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो इन लीव्स के पर्टिकुलर से अपने आप को ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा, अगर ब्रायोफाइट की बात करें तो इसमें भी बाय लीफ इसमें एग्जांपल आएगा, है ना। इसमें प्रॉपर्ली डिटेल नहीं दिया हुआ। अगर हम ऐसे बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप का होता है? पहले 2 होता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर आर्टिफिशियल कितने टाइप में डिवाइडेड होता है? 3 टाइप में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा? लेयरिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, बाय लीफ, बाय रूट। ये वाला कौन सा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ। इसमें क्या होगा, एक लीफ से ही पूरा का पूरा नया प्लांट ग्रो होगा। अगर मैं बात करूं सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की तो इसका मतलब होता है कि व्हेन एन प्लांट फॉर्म अ न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स ओल्ड पार्ट, मतलब प्लांट कोई भी अपने पुराने किसी भी प्लांट के पार्ट से एक नया प्लांट फॉर्म कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें भी कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस प्लांट का ओल्ड पार्ट था और उस ओल्ड पार्ट से एक नया प्लांट फॉर्म हो गया। समझ में आया? ये क्या डिफरेंट मेथड यूज्ड टू डेवलप प्लांट? ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट मेथड यूज्ड टू डेवलप प्लांट्स व्हिच कैन बियर्स फ्रूट और फ्लावर बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बेसिस में है वेजिटेटिव प्रोपगेशन व्हिच इज आल्सो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे बस चेंजेस क्या होते हैं कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये मल्टी सेलुलर तक आ गया है। अब जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे भी जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में? सबसे पहला है स्टेम कटिंग। यहाँ पे क्या होता है? इन्वॉल्व कटिंग अ पार्ट ऑफ अ स्टेम एंड प्लांटिंग इट इनटू अ सॉइल अलाउ द ग्रोथ ऑफ रूट एंड बड्स। मतलब सीधे सीधे एक स्टेम ली और उस स्टेम को हमने ग्राउंड पे लगा दिया और उससे पूरा रूट और पूरी की पूरी स्टेम फॉर्म होगी। इसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। एग्जांपल है आपके शुगर केन हो गया, पर्ल हो गया, पियर हो गया और चाइना रोज हो गया, ठीक है। जैसे रोज का एग्जांपल पता हो, बस कहीं पे भी स्टिक लगा दो और उससे पूरा का पूरा रोज का प्लांट तैयार हो जाता है, तो ये भी एक एग्जांपल है। फिर हुआ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? इन ग्राफ्टिंग द स्टेम और बड टू बेस्ट क्वालिटी प्लांट्स इज कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। याद है ना, ग्राफ्ट कर देते हैं। सिस्कॉन साइकॉन नाम के प्लांट होते हैं, ऐसे पर्टिकुलर शेप होती है, दूसरे प्लांट को हम तैयार करेंगे, ऐसे सेकंड प्लांट होता है और फिर क्या करेंगे? इसको हम बाइंड कर देंगे ऐसे, राइट। बाइंड करने के बाद प्रॉपर एक न्यू प्लांट प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। और ये किस प्रोसेस से होता है? ग्राफ्टिंग की प्रोसेस से। क्लियर? एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? गुआवा, एप्पल, मैंगो कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेयरिंग। लेयरिंग इन दिस लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंड एंड कर्व विद द सॉइल। क्या करते हैं यहाँ पे? जैसे ये पेड़ होता है ना, तो उसकी जो लोअर ब्रांच होती है उस ब्रांच को कर्व करके हम सॉइल के नीचे से ऐसे ग्रो करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सॉइल हो गई, जब हमने इसको बेंड करके ग्रो कराया तो क्या होगा? इसकी जो रूट्स है वो यहां से ग्रो करने लग जाएंगी। जब ये ठीक ठाक स्ट्रांग हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसको मेन प्लांट से कट कर देंगे, और जब इसको हम मेन प्लांट से कट कर देंगे तो ये अपने आप पे इंडिविजुअल एक पूरा प्लांट हो जाएगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग। एग्जाम्पल क्या होता है? रोज और जैस्मिन। ये अभी आपके प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, है ना। नाउ लास्ट पार्ट आता है हमारा टिश्यू कल्चर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टिश्यू कल्चर हम सबको पता है क्या करते हैं टिश्यू कल्चर में? टिश्यू कल्चर में सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ग्रोइंग टिप क्यों? क्योंकि ग्रोइंग टिप होती है उसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है। तो इस टिश्यू को हम लेंगे, लेबोरेटरी में ट्रीट करेंगे, सेपरेट एंड ग्रोन इन अ न्यूट्रिशन मीडियम। न्यूट्रिशन मीडियम के क्या होता है? मतलब हम लैब में लेके जाएंगे, उसको अपनी तरफ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी न्यूट्रिशन उसको चाहिए, किसको? टिश्यू को, सेल को, ठीक है। एंड हार्मोन नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। जो भी हार्मोन, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सब प्रोवाइड करने के बाद दीज सेल्स फॉर्म अ मास ऑफ सेलुलस। सेलुलस का मतलब ग्रुप ऑफ, ढेर सारी सेल्स फॉर्म कर देगा, और ये जो ग्रुप ऑफ सेल होगा इससे पूरा का पूरा हम एक कॉलोनी बना सकते हैं प्लांट की। समझ में आ रहा है ना? हर एक सेल एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। द सेल इज डेवलप प्लांट्स
These plantlets are transferred to the soil and grown in as a new individual. और इनको हम soil में ट्रांसफर कर देंगे और एज अ पूरा का पूरा प्लांट ये ग्रो करेंगे। समझ में आया? मतलब प्लांट का एक टिश्यू लिया, हमने उसको लैब में रखा और लेबोरेटरी में रखने के बाद लैब में ही ग्रो कराया। जब लैब में इतने बड़े हो गए कि उसमें ठीक ठाक अब सर्वाइवल स्किल आ चुकी है, वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है हार्श नेचर के अंदर, तो हमने उसको लैब से लिया और जाकर कहीं गार्डन में या किसी भी जगह पे उसको शो कर दिया, वहां पे वो अच्छे से ग्रो करेगा। किससे हमने स्टार्ट किया था? एक टिश्यू से, और एक टिश्यू से कई सारे डिफरेंट सेट ऑफ प्लांट बना लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? टिश्यू कल्चर। क्लियर? आगे देखिए, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। केस बेस्ड स्टडी पूछेगा और बता देगा कि भाई ये जो पूरी कहानी हुई है इसमें जो रिप्रोडक्शन या जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूज किया है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, न्यू प्लांट शो द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस ऑफ द पेरेंट। मतलब यहाँ पे हम एग्जैक्ट कॉपी बना देंगे तो जो प्लांट होगा एग्जैक्टली 100% कॉपी तो नहीं बनती, हमने बताया कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होगा, लेकिन फिर भी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो मैक्सिमम सिमिलरिटीज होती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि समवेयर अराउंड 99% सेम प्लांट बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है कि हमें सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट मिल रहा है। दूसरा, दिस मैटर इज फास्टर एंड सर्टेन, मतलब बहुत सडन, जल्दी। एसेक्सुअल बहुत तेज होता है, हमें पहले भी पता है ना, एमीबा हो गया, पैरामीशियम बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, तो जल्दी होता है तो ज्यादा से ज्यादा हमें स्पीसीज मिल जाएगी। प्लांट्स नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्सुअली कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, और जो प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते वो वेजिटेटिव मेथड का यूज करके इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो प्लांट की स्पीसीज हम सेफ रख सकते हैं। एग्जांपल जैसे सीडलेस बनानास एंड ग्रेप्स, तो इनके पास सीड नहीं होता, तो बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गए, इनको हम मैक्सिमम अमाउंट में ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन, मतलब मैं कह रहा हूं ना 99% सेम है तो वेरिएशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, और जरूरी नहीं है कि आने वाली हर जनरेशन में वेरिएशन हमें दिखे ही, तो बहुत मुश्किल होता है पहली बात तो वेरिएशन दिखना। दूसरा, द न्यू प्लांट ग्रोज इन द सेम एरिया एज द पेरेंट प्लांट विच लीड टू द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। मतलब हमने एक एरिया दे दिया, अब इस एरिया के अंदर यहाँ पे पहले तो पेरेंटल प्लांट है, ठीक है, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन बेबी प्लांट हुआ वो भी यही है, तो ऐसे करके इतने सारे ऑलरेडी यहाँ पे प्लांट होंगे कि नए प्लांट अगर लगाएंगे तो वो न्यूट्रिशन भी तो एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो सॉइल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसके लिए फाइट होगी। अगर सोचो एक बड़े पेड़ के नीचे कभी एक छोटा पेड़ ग्रो नहीं करता, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे धूप नहीं आती, बिना सनलाइट के प्लांट खाना नहीं बना सकते, वो भी एक कंपटीशन होगा। तो जस्ट बिकॉज वहां पे पेरेंटल प्लांट बहुत सारे होते हैं और उन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं उनके बेबी प्लांट होते हैं, तो इसके बेसिस में उनका कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, हमारा आ जाएगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू गैमेट्स और जर्म सेल्स, ठीक है, गैमेट और जर्म सेल दोनों सेम चीज होती है, तो दो गैमेट और जर्म सेल फॉर्म होंगे, दैट इज मेल गैमेट सेल स्पर्म एंड फीमेल गैमेट सेल कॉल्ड ओवम। इसको याद रखना है, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम? स्पर्म, और फीमेल गैमेट को ओवम बोलते हैं। आर इन्वॉल्व बोथ द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट, दोनों मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट। यही जाइगोट जाकर के फीमेल बॉडी के यूटेरस में इम्प्लांट होता है और उससे पूरा का पूरा नया प्लांट एक बेबी या ह्यूमन बेबी या किसी भी एनिमल का बेबी फॉर्म होता है, विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे फ्लावर के अंदर, तो अब फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंजियोस्पर्म, जो फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट होता है उसको हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, या जो भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और भी डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं करते। अगर कोई प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा? असेक्सुअल, और असेक्सुअल में भी कौन सा होगा? वेजिटेटिव होने के चांसेस हैं। ओके, बट जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो उसमें गैमेट बनेंगे, कौन कौन से गैमेट? एक होगा जो कि मेल होगा, एक गैमेट होगा जो कि फीमेल होगा। पॉलिनेशन देखो, फीमेल फ्लावर अगर अभी डायग्राम होगा तो उसे समझा दूंगा, ठीक है, बाकी ऐसा है नहीं, आपको सब कुछ क्लियर है। अगर मैं डायग्राम की बात भी करूं तो सिंपल डायग्राम होता है,
दिखेगा नहीं। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या होती है, ओवरी और चलो जरा लेबलिंग कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, इसको और इसको ये फिलामेंट, ये इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं, और ये ठीक है, चीजों को याद करो ना प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये सेपल और यहां पे क्या होती है, पेटल। दो पार्ट होते हैं, एजेंशियल और नॉन एजेंशियल। एजेंशियल वो होती है जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं फॉर रिप्रोडक्शन, और नॉन एजेंशियल वो होते हैं जो इनडायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो नॉन एजेंशियल होते हैं पहली बात तो फ्लावर को सपोर्ट करते हैं, और जो पेटल्स होती हैं वो डिफरेंट कलर प्रोवाइड करती है जिससे फ्लावर की अट्रैक्शन इंक्रीज होती है और पॉलिनेशन की प्रोसेस बढ़ हो सके। क्लियर है? पॉलिनेशन क्या होता है देख लो जरा भाई, बोर्ड आने में 20-25 दिन बचे हैं और तुम लोगों को अभी तक प्लांट का नहीं क्लियर, तो कैसे चलेगा बताओ। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, फ्लावर या प्लांट अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम प्लांट है तो क्या होगा, सेम प्लांट में हुआ तो और सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे वाले प्लांट में हुआ तो क्रॉस, पर स्पीसीज सेम होनी चाहिए। वेरी गुड। टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर बात करें हम सेल्फ पॉलिनेशन की, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो तो क्या बोलोगे इसको, सेल्फ पॉलिनेशन। और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, देन इसको क्या बोलोगे आप, नहीं आया, फिर से समझो। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो इसको क्या बोलोगे, क्रॉस। मतलब एक फ्लावर से दूसरे वाले फ्लावर पे ट्रांसफर हुआ है ना, तो इसको क्या बोलोगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और यहाँ पे एक फ्लावर पे ही पॉलन ट्रांसफर हुआ है तो इसको क्या बोलोगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? डिफरेंट एजेंट्स टू ब्रिंग पॉलिनेशन, अलग अलग एजेंट क्या होते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए, क्या क्या हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकता है, वाटर हो सकता है। एजेंट का मतलब वो होता है जो पॉलन ग्रेन को, अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो क्या होगा, एक पॉलन ग्रेन से मतलब इस वाले पॉलन ग्रेन से ए वाले से बी तक जो ट्रांसफर करने के लिए हमें चाहिए एजेंट, उसको ही बोलते हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या हो सकता है, इंसेक्ट हेल्प कर सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है और वाटर के थ्रू हो सकता है, और भी चीजें होती हैं। आगे देखिए, अब थोड़ा सा डिटेल देखेंगे फ्लावर के बारे में। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, बनता क्या है, जाइगोट, इसको क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में मैंने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। एक ऐसे आउटर लेयर होती है और एक लेयर अंदर होती है। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, एक्साइन, इनर लेयर को इंटाइन। इनर लेयर सॉफ्ट होती है, आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग होती है। जो आउटर लेयर एक्साइन होती है वो क्या बनाती है, पॉलन ट्यूब बनाती है। देखो ये पॉलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पे आया, अटैच हुआ, फिर इसने क्या किया, एक पॉलन ट्यूब बना ली, ये पॉलन ट्यूब जा रही है, समझ में आ रहा है ना। ये आउटर वाला जो आपका एक्साइन होता है इससे बनती है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या करती है, दो न्यूक्लियस को कैरी करती है, और ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ जाते हैं, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, मेल गैमेट, ये देखो यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमेट। जब इस मेल और इस फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा क्या होगा,
उसी को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन। और बनेगा क्या, जाइगोट। समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए पूरी स्टेप वाइज प्रोसेस है, इसको समझिए क्या हो रहा है। व्हेन पॉलन ग्रेन सेटल ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा में आके सेटल हो गया, ठीक है, डायग्रामेटिकली समझो जरा। पॉलन ग्रेन आया, यहां पे आके सेटल हो गया, दे फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड पॉलन ट्यूब। और पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, एक ट्यूब बनाएगा, जिस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम, पॉलन ट्यूब। यहां से एक ट्यूब फॉर्म हुई जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। फिर आगे देखिए, द पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल ऑफ द फ्लावर एंड एंटर टू द ओवरी। ये होता है हमारा स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, इसके थ्रू मूव करते हुए कहां एंटर करता है, ये ओवरी पे। द टिप ऑफ द पॉलन डिसॉल्व टू रिलीज द पॉलन ग्रेन इनटू द ओवरी। और ये जो टिप्स होती है ये करती है पॉलन ग्रेन को ओवरी में रिमूव करने, ट्रांसफर करने के काम आती है। इसके अंदर से जो ट्रांसफर होता है ग्रेन, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वी विल नॉट अंडरस्टैंड इन डिटेल, बट इतना पता होना चाहिए। इन ओवरी अ फीमेल गैमेट फ्यूज टू द पॉलन ग्रेन टू फॉर्म जाइगोट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो गया है तो अब जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, जाइगोट जाता है यूट्रस वॉल पे, इम्प्लांट हो जाता है। बट अगर प्लांट्स की बात करें वहां पे क्या होगा, प्लांट्स में जो जाइगोट है उसका कन्वर्जन होता है ताकि प्रॉपर एक सीड बन सके, जिस सीड से हमें क्या मिलता है, नया प्लांट मिलता है, राइट। तो होता कैसे यहाँ पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी इनलार्जेस। जो ओवरी होती है वो इनलार्ज होती है। ओवरी कहाँ होती है, देखा है ना अभी, बार बार क्या ड्रॉ करें, फिर भी चलो देख लो। ये जो पर्टिकुलर एरिया होता है ये इनलार्ज होती है, मतलब इट विल ग्रो, स्वेल अप, फिर क्या होगा, एंड फॉर्म्स फ्रूट। तो सुनो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आएगा, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट फॉर्म होता है। किससे, ओवरी से। साइंटिफिकली द फ्रूट इज रिप्ड ओवरी। क्या होती है, रिप्ड ओवरी होती है। ओव्यूल बिकम द सीड ऑफ द फ्रूट। और जो अंदर ओव्यूल होता है ना, वो क्या बनता है, सीड, जिसके अंदर जाइगोट बना था। अ पार्ट, ऑल पार्ट अदर देन द ओवरी ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। पूरा का पूरा, मतलब ओवरी के अलावा जो पूरा का पूरा प्लांट का पार्ट होता है वो ड्रॉप होगा। जैसे टोमेटो हो गया, लेडी फिंगर हो गया, ब्रिंजल हो गया, ऑल आर फ्रूट। और ये सब क्या है, फ्रूट होते हैं, समझे। फिर इनसे ही पूरा का पूरा नया प्लांट बनेगा। समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्या था इस टॉपिक में, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए फ्रूट कहां से बनता है और सीड कहां से बनता है। फ्रूट बनता है ओवरी से और सीड बनता है ओव्यूल से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बेसिस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ग्रेजुअली एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बार 5 साल से 10 साल के हो गए तो वापस से आप 10 से 5 नहीं हो सकते। तो इरिवर्सिबल होती है, ग्रेजुअली चलती है, मतलब एक टाइम पीरियड होता है। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि 3 साल के अंदर 5 साल से 10 साल के हो जाएंगे। सो वेरी कॉमन सेंस कि अगर 5 साल से 10 साल के हो तो 5 साल ही लगेगा। मतलब एक स्टेप्स होते हैं और उन स्टेप्स के हिसाब से टाइम टू टाइम सब चीजें होती हैं। कोई भी चीज अर्ली, बहुत पहले या बहुत बाद में नहीं होती है, सबका एक फिक्स टाइम है, ठीक है। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीज ग्रेजुअली। साइज और जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब बॉडी की हाइट, वेट, ये सारी चीजें धीरे धीरे इंक्रीज होंगी। और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब बॉडी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है, वो भी एक के साथ थोड़ी थोड़ी स्टेप्स में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ग्रोथ, ग्रोथ इन ह्यूमन इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस। जो ह्यूमन की ग्रोथ होती है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस में डिवाइडेड है। क्या क्या स्टेजेस होती हैं,
बातें मत करो तो बेहतर हो जाए, यहाँ से टॉपिक थोड़ा सीरियस हो रहा है। और जितना देखो ए सेक्सुअल से जैसे मैंने कहा एमसीक्यू से आता है, तो वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये आता है केस बेस में और लॉन्ग क्वेश्चन में। मतलब आप इतना समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में अगर बायो का क्वेश्चन आया है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये तो लाइफ प्रोसेस का होगा या फिर वो होगा रिप्रोडक्शन में। और रिप्रोडक्शन का भी कौन सा टॉपिक होता है, तो मैक्सिमम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को एकदम डिटेल में देखिए, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहां से आपको एटलीस्ट एक और आधे पेज का आंसर लिखना होगा, एक दो सेंटेंस में काम नहीं चलता लॉन्ग क्वेश्चन में, राइट। तो उस हिसाब से आपको फोकस करके समझना है, ठीक है। अगर एक एक चीजें नहीं पता है तो फिर वहां पे आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट नहीं होगा आपके पास। तो अगर चाहते हो कि कंटेंट हो तो ध्यान से सुनो इसको। सबसे पहले होता है इन्फेंट। चिल्ड्रन बिटवीन 1 month एंड 1 year ऑफ एज आर कॉल्ड इन्फेंट। मतलब एक ये एक्स्ट्रा डिटेल्ड है पर फिर भी समझ लो कि इन्फेंट वो टाइम पीरियड होता है जहां पे बेबी जस्ट बर्थ हुई है और 1 साल तक का होता है। मतलब पैदा होने से 1 साल तक की एज को उसको इन्फेंट बोलते हैं। टॉडलर होता है 1 साल से 4 साल तक जब हो जाता है तो टॉडलर होता है, और 1 से 4 में उसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इस जगह पे चिल्ड्रन लर्न टू बैलेंस द बॉडी। ये वो एज होती है जहाँ पे बेबी चलना सीखते हैं, बॉडी को बैलेंस करना सीखते हैं, ठीक है। फिर होती है एडोलसेंस। एडोलसेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 11 to 19, 11 से 19 की जो एज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एडोलसेंस। अगर हम बात करें सेक्सुअल ग्रोथ की, तो सेक्सुअल ग्रोथ कहाँ होती है, बॉय और गर्ल में अलग होती है। अगर गर्ल की बात करें तो हम उसको कह सकते हैं 11 to 14 ईयर्स फॉर गर्ल्स, जो मैच्योरिटी या फिर कह सकते हो आपका एडोलसेंस पीरियड होता है। और अगर बॉय की बात करें तो आप उसमें भी कह सकते हो 12 to 15, जो कि हमारा बॉय की मैच्योरिटी है, या फिर कह सकते हो एडोलसेंस पीरियड होता है। द पीरियड ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट, चाइल्डहुड टू अडल्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। फिर एडल्टहुड होता है वो 18+18 ऑनवर्ड होता है, जहां पे एडल्टहुड होता है वो आपके अभी टॉपिक में नहीं है। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है। प्यूबर्टी क्या होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द पीरियड, एक टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर इन द बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स में जब आपका रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, ठीक है, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस या रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज, वो टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। इन गर्ल्स प्यूबर्टी बिगन एट द एज ऑफ 11, गर्ल्स में कब से शुरू हो जाता है, एट द एज ऑफ 11, एंड इन बॉयज इट बिगन्स एट द एज ऑफ 12 to 14, 12 to 14 ईयर्स की एज पीरियड में होता है। अच्छा, ये सडन चेंज नहीं होता, बिगन एट 11 है, मतलब 11 बिगन हो, दैट डजंट मींस कि 11 पे ही खत्म हो जाएगा, नहीं, 11 से लेकर के हो सकता है 14 या 15 ईयर तक प्रॉपर बॉडी डेवलपमेंट चलता रहे, ठीक है। प्यूबर्टी कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 18, ओके। कंटिन्यू का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि प्रॉपरली चलेगा, ठीक है, फुल्ली एट पीक या फिर कंप्लीटली जो डेवलपमेंट है वो 14 तक हो जाता है, पर प्रोसेस चलती रहती है 18 तक भी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। एनसीईआरटी कहती है कि 14-15 इज द मैक्स एज, तो आप इसी को मान के चलेंगे। चेंज विच अकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बॉडी में डिफरेंट चेंजेस होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आएगा जिसमें उसके डिफरेंट चेंजेस पूछेगा। अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है इन दोनों चेंजेस को, ठीक है, क्योंकि बॉडी में टोटली डिफरेंट चेंजेस होते हैं दोनों, कुछ कॉमन चेंजेस होते हैं पर मैक्सिमम ऑफ देम आर डिफरेंट, तो ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला, बॉयज में टेस्टिस मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, बॉयज में टेस्टिस मैच्योर हो रहे हैं और स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं गर्ल्स में ओवरीज मैच्योर हो रही है, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवम। प्रोड्यूसिंग ओवम को हम एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो ओवम होता है वो बेबी जब अपनी मदर के वूम में होता है तभी उसकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर नहीं होते। तो प्रोड्यूसिंग की जगह आप इसको यहाँ पे मैच्योर टर्म यूज कर सकते हो कि जो एग होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और एवरी मंथ एक लेफ्ट या राइट में से किसी एक ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होगा, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ एग ऑलरेडी वहां पे, बट दे ऑल आर इमैच्योर। समझ में आया? जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, गर्ल चाइल्ड प्यूबर्टी हिट करेगा, तो एवरी ओवरी से मैच्योरेशन के टाइम पे 14th डे ऑफ जो आप अभी साइकिल देखोगे आप, उस पे 14 डे पे एक एग रिलीज होता है मैच्योर होकर के। बॉयज में देखेंगे पेक्टोरल ग्लैंड होते हैं, शोल्डर ग्रेड ग्रोज, मतलब जो बॉडी होता है, जो मेल बॉडी होती है इसमें जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड होने लग जाते हैं। गर्ल्स में क्या होगा, हिप ग्राइंड बिकम ब्रॉडर, जो पेल्विक रीजन या हिप रीजन, ये पर्टिकुलर रीजन होता है, ये थिकन और ग्रोन होने लगता है। क्यों होता है? देखो, जो फीमेल बॉडी होती है उसको अपने बेबी को अपने वूम पे रखना होता है, तो जब इमेजिन करो बेबी इस पर्टिकुलर यहाँ पे,
बेबी का वेट ठीक ठाक होता है 8-9 किलो, है ना, साथ में बहुत सारा फ्लूइड होता है और बहुत चीजें होती हैं, तो उस बेबी को बॉडी सपोर्ट कैसे करेगी, इसके लिए नेचर ने फीमेल बॉडी को ऐसा बनाया है कि वो नेचर में अपने बेबी को सपोर्ट कर सके। तो उसके लिए जो बैक एरिया होता है यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिससे आप बेबी को ठीक ठाक अमाउंट में होल्ड कर सको, ठीक है। तो वो डिफरेंसेस यहाँ से ग्रो होने लग जाते हैं। हेयर ग्रो इन प्यूबिक एरिया, हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक एरिया, दिस इज अ कॉमन, दिस इज नॉट अ डिफरेंट, दोनों प्यूबिक एरिया में हेयर ग्रोथ होंगे। द स्किन प्यूबिक रीजन बिकम डार्कर, प्यूबिक रीजन जो होते हैं वहां पे स्किन डार्कनिंग हो जाएगी, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वो भी था, गर्ल्स में निप्पल डार्कनिंग होती है, ये आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है। डेवलप इन मस्टैच, बॉयज में मस्टर्ड और बियर्ड ग्रो होगी, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रीस्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ डीप वॉइस, जो बॉयज होंगे उनकी वॉइस डीप होगी, और जो गर्ल्स वॉइस होगी श्रिल या फिर कह सकते हो हाई पिच होता है, शार्पनेस आ जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई डाउट है यहां तक? ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप उनसे पढ़िएगा जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडोलसेंस, अब एडोलसेंस के टाइम प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, क्या क्या बॉडी, देखो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जरूरी नहीं कि हर चीज प्रॉपर्ली या स्मूथली चले, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, हमेशा होती है, नॉर्मल चीजें हैं। एडोलसेंस इज अ पीरियड फिजिकल मेंटल इमोशनल चेंज, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है, मेंटल और इमोशनल चेंज हो रहा है, मतलब आपके ब्रेन में डिफरेंट टाइप की मेंटालिटी होगी, डिफरेंट थॉट्स होंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी डिफरेंट टाइप पे चेंजेस हो रही है। द स्प्रेड ऑफ ग्रोथ सर्टेन बॉडी पार्ट क्रिएट्स कंफ्यूजन इन टीनेजर में, बॉडी पार्ट्स होंगे आपके सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, तो एक काइंड ऑफ कंफ्यूजन होता है जिसके लिए बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट प्रॉब्लम, बट ये मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दे स्टार्ट वरिंग अबाउट इट, दे स्टार्ट फीलिंग लोनली, एक फील होता है दैट दे टाइप ऑफ फील अटैचमेंट की कोई चाहिए बात करने के लिए, चीजें शेयर करनी, दिस इज वेरी कॉमन एट दिस एज। डू नॉट फील कंफर्टेबल टू शेयर देयर प्रॉब्लम विद अदर, और थोड़े शाई टाइप के हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम शेयर नहीं करते हैं, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस है जो नॉर्मल नेचर में बॉडी में आता है, सब में होता है इस पर्टिकुलर एज में। फिर टीन एज बिकम हाईली सेंसिटिव अबाउट समवन्स ओपिनियन, जैसे कोई आपको कुछ डांट देता है, जैसे टीचर कुछ बोल देता है, ठीक है, तो आप लोग उसको बहुत सीरियसली लेते हो कि टीचर ने डांट दिया, हालांकि टीचर उसको खुद भूल जाता है, मैंने आज डांटा, मैं कल तक खुद भूल जाऊंगा कि मैंने किस बात पे डांटा था, बट आप लोग उन चीजों को बहुत सीरियसली लोगे। मम्मी पापा किसी बात पे गुस्सा होगे, कुछ कह देंगे तो आप लोग उसको सोचने बैठ जाओगे कि घर छोड़ के चला जाता हूँ, 10 साल बाद वापस आऊंगा सक्सेसफुल होके, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब ऐसा सोचते हैं। आगे बातें नहीं, दे टेंड टू बिकम एंग्री एंड अपसेट वेरी इजिली, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत जल्दी सैड हो जाओगे, जैसे टीचर ने डांट दिया तो गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे टीचर पे ही, बच्चे होते हैं कुछ आजकल टीचर पे ही बोलते हैं। फिर कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं बिना रीजन के, है ना, स्पेशली गर्ल्स में ये मूड स्विंग्स होता है, बैठे बैठे रोने लगते हैं और इनको मजा भी आता है रोने में, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को मजा नहीं आता, ट्रस्ट मी, अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे है, मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स लव टू क्राई, उनको चाहिए कि हर 3 दिन में एक बार रोना है, बिना रीजन के, रीजन भी नहीं पता उन्हें। दे परफेक्टली कंपेयर विद पर्सन देयर एज, मतलब दे प्रीफर कंपनी ऑफ द सेम एज के साथ रहना पसंद करते हैं कंपैरेटिवली। ड्यू टू हार्मोनल चेंज दे एक्सपीरियंस डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या होता है इसको बहुत सीरियसली नहीं समझना है, बस इतना समझो, डिप्रेशन क्या होता है, जब आप चीजों को करना चाहते हो पर वो चीजें आपसे होती नहीं है, तो आप इरिटेटिंग फील करते हो, राइट, जैसे कोई गेम खेल रहे हो और गेम बार बार खेलने के बाद भी आप जीत नहीं पा रहे हो, ठीक है, कोई टॉपिक आप समझने की कोशिश कर रहे हो, मैथ्स का कोई इक्वेशन है सॉल्व कर रहे हो और बार बार ट्राई करने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यू विल स्टार्ट हेटिंग द सब्जेक्ट। प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्ट में, कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो क्या करोगे आप, डिप्रेस फील करोगे, यार गलत चीज है, बेकार सब्जेक्ट है, कौन पढ़ता है, क्यों बनाया है, कहाँ यूज होगा, ये सब चीजें दिमाग में आती हैं, तो ये एज फैक्टर है। दे फील द अर्ज टू बिकम इंडिपेंडेंट बट आर अनश्योर अबाउट देमसेल्व्स, मतलब वो चाहते हैं कि ये बंदिशें क्यों है, क्यों टीचर रोकता रहता है, बातें नहीं करने देता, ग्राउंड पे हम क्यों नहीं जा पाते, घर वाले क्यों बाहर घूमने नहीं देते, है ना, ऐसा होता है। लड़कियों को लगता है बॉयज की जिंदगी अच्छी है, बॉयज को लगता है लड़कियों का सही है, लड़कियां सोचती है कितने अच्छे हैं, जब देखो तब जहां मन होता है वहां घूम सकते हैं, बाइक उठाई चले गए, साइकिल उठाई निकल गए, घूम रहे हैं, रात को 7-7 8-8 बजे आ रहे हैं। बॉयज का लगता है कि लड़कियों की जिंदगी सही है, पढ़ो लिखो नहीं, फेल हो जाओगे तो शादी करवा देंगे, आराम से अगला पैसे कमाएगा, हम टीवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। दे हैव मैनी क्वेश्चन अबाउट सेक्स, सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डाउट्स बनते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर एज में आपकी बॉडी चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस ऐसे ही होते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। दूसरा, दिस मेक इंपॉर्टेंट टू काउंसिल देम
ऑन अ राइट मैनर, मतलब सही तरीके से उनको काउंसिल करना चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत। इस एज में कई सारी गलतियां होती हैं, समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट होता है कि उनको समझना चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है, डांट रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो आपके लिए सही नहीं है, राइट। मेरे पास ये एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं इस एज से गुजर चुका हूं, तो मुझे पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ये देखो यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हुआ, एपिडाइडिस में टेम्परेरी स्टोर हुआ, रिलीज हुआ वॉश डिफरेंशिया से, वॉश डिफरेंशिया से ये ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पे आके यूरेथ्रा से कंबाइन हुआ, ये गॉल ब्लैडर है आपका, यहाँ पे यूरिन है, यूरिन यहाँ से रिलीज होता है, स्पर्म यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपस ग्लैंड, इन तीनों के सीक्रेशन से मिल करके स्पर्म क्या बन जाता है, इनका सीक्रेशन, और बनता है सीमेन, ठीक है। नाउ इट इज सीमेन, और अब ये ट्रांसफर हो रहा है यूरेथ्रा के थ्रू। जब यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन ट्रांसफर होता है तो यूरेथ्रा बोलते हैं, और जब सीमेन ट्रांसफर होता है तो उसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। फिर ये बॉडी के बाहर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट है? आगे देखिए। अलग अलग पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उन पार्ट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले टेस्टिस, ऑल्सो नोन एज टेस्टिकल्स, टेस्टिकल प्लूरल हो गया, टेस्टिस सिंगुलर हो गया। टेस्टिस की बात करें तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन कैविटी इन द स्क्रोटम सैक, और स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन कैविटी के नीचे। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट, जिसको और स्पर्म, मेल गैमेट बोलते हैं या फिर स्पर्म बोलते हैं, टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ होते हैं? बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, बिलो द बॉडी टेम्परेचर। द स्क्रोटम इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी। फिर होता है एपिडाइडिम में, जहां पे जो आपका स्पर्म होता है टेम्परेरी स्टोर होता है। अगेन इट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, पर फिर भी हमें पढ़ना है। ट्यूब्स प्रेजेंट ऑन टेस्टिस जॉइंट फ्रॉम द एपिडाइडिमिस, द एपिडाइडिमिस स्टोर स्पर्म टेम्परेरी, स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। आगे देखिए, वॉश डिफरेंशिया होता है, इसी को स्पर्म डक्ट कहते हैं। जैसे फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, वैसे यहाँ पे वॉश डिफरेंशिया को स्पर्म डक्ट कहते हैं। Each epididymis continue further for the sperm duct or vas differentia. Each vas differentia unite with the tube coming from the urinary bladder. जो भी ट्यूब्स होती हैं या फिर vas differentia होती है, आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से आ रही ट्यूब से कंबाइन करती है ऑन आइदर साइड। Thus the uterus is the company, क्या बोल रहा हूँ, हो गया ना 1 घंटे, इसलिए दिमाग घूमने लग गया, गलत हो रहा है। Thus the urethra is common passage for sperm and urine. जो यूरिथ्रा ट्यूब होती है वो कॉमन पैसेज होता है यूरिन और यूरिथ्रा दोनों के लिए, यूरिन और यूरिथ्रा बोल रहा हूँ, यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए। बट जब यूरिन ट्रांसफर हो रहा है तब उसको यूरिथ्रा कहते हैं, और जब स्पर्म ट्रांसफर होता है तो इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। फिर सेमाइनल वेसल होते हैं, सेमाइनल वेसल अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, सेमाइनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर होती है काउपस ग्लैंड, काउपस ग्लैंड अगेन एनसीईआरटी मेंशन नहीं है, बट सेमाइनल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड मेंशन है। सेमाइनल ग्लैंड्स की बात करें तो क्या होता है सेमाइनल ग्लैंड में? सेमाइनल वेसल, द सेमाइनल वेसल प्रोड्यूस सीक्रेशन विद द रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। जो भी ये सेमाइनल वेसल सीक्रेशन करता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को इजी कर देता है, ठीक है ना। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर। बाइलोब का मतलब 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ग्लैंड हुई तो 2 लोब, एक लोब ये दूसरा लोब ये, तो बाइलोब स्ट्रक्चर विच सराउंडेड बाय द यूरिथ्रा। इट पोरस एंड एल्कलाइन सिक्रीशन, मतलब जो आपका सीमेन होता है उसको कौन सा मीडियम प्रोवाइड करता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन मीडियम क्यों जरूरी है? क्योंकि यूटेरस के अंदर आपका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक, और अगर ये एल्कलाइन होगा वो एसिडिक होगा तो न्यूट्रल मीडियम होगा, जिसकी वजह से स्पर्म का मूवमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। फिर काउपस ग्लैंड होता है, दीज आर 2 ओवॉइड ग्लैंड और शेप है ये, ओपन इन द यूरिथ्रा, देयर सिक्रीशन सर्व एज अ ल्यूब्रिकेंट। ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेंट सर्च करता, फॉर्म करता है, जिससे स्पर्म की मूवमेंट बहुत इजी होती है। ये था हमारा पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेनिस होता है, यूरिथ्रा पासेस होता है पेनिस से, इट कैरीज द आइदर यूरिन और सेमेन एट अ टाइम। दोनों सेम टाइम पे मूव नहीं कर सकते, या फिर यूरिन मूव करेगा या फिर सीमेन मूव करेगा। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ओवरीज होती है, ये ओवरी लिगामेंट होता है। मैंने कहा था ना ये ऐसे नहीं होता कि अटैच होता है, ये अलग होता है। यहाँ पे ये इससे अटैच होती है ओवरीज, ठीक है। यहाँ पे
ओवरीज होती है, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग ऑलरेडी होते हैं। व्हेन द टाइम कम और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तो इनमें से एक एग रिलीज होता है मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब पे, और यहाँ पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट मतलब यहाँ पे आएगा स्पर्म, और स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से बनता है जाइगोट। यही जाइगोट जो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में बना है, ये यहाँ से ट्रांसफर होगा और यहाँ से ट्रांसफर होकर यूट्राइन वॉल पे इम्प्लांट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्लांट। इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन पार्ट को। यहां तक क्लियर हो, इम्प्लांटेशन तक हो गया। आगे देखेंगे जो इंडिविजुअली हर एक पार्ट की स्टडी करेंगे। चलो ओवरीज, ओवरीज की बात करेंगे, इंडिविजुअल देखेंगे ओवरीज क्या होती हैं। तो 2 ओवरीज आर प्रेजेंट, हमेशा पेयर में प्रेजेंट, जैसे टेस्टिस भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो ओवरीज भी 2 होती हैं। इन अ पेल्विक कैविटी, मतलब ये बॉडी के इनसाइड होती है, नॉट आउटसाइड, ठीक है। वन ऑफ ईच साइड ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के दोनों इंडिविजुअल साइड वाइज होती हैं। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा, ओवा को ही हम कह सकते हैं एग सेल, जर्म एग सेल सेम है। विच अ फीमेल गैमेट, 1 ओवम इज रिलीज बाय 1 ओवरी एवरी मंथ, और एक ओवरी से एक एग रिलीज होता है एवरी मंथ। नाउ ओविडक्ट या फिर इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, 2 ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स आर प्रेजेंट, ईच क्लोज 1 ओवरी ऑफ द इट्स साइड, मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में से फैलोपियन ट्यूब कनेक्टेड होता है इन ओवरीज से, और ओव्यूल से ओवरी से ओव्यूल रिलीज होता है टू द फैलोपियन ट्यूब एवरी मंथ। When the egg is released by ovary, जब ओवरी से एग रिलीज होता है, it passes down to the uterus through the oviduct। डायग्रामेटिकली एक बार देख लीजिए, यहां पे देखते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे हमारे पास ओवरी है, ठीक है, तो इनसे एवरी मंथ एक एग रिलीज होगा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, यूटेरस या वूम बोलते हैं, यही वो जगह होती है जहां पे पूरा बेबी डेवलप होता है फॉर द 9 मंथ। द यूटेरस इज द हॉलो पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन, द इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस कॉल्ड इंडोथेलियम प्रोटेक्ट द एंड नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोटेक्ट करता है और नरिश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट जब डिवाइड होता है ना, देखो मेल फीमेल इन दोनों की सेल से मिलके बना जाइगोट, जाइगोट जाता है इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन में जाइगोट 1 से 2, 2 से 4, 8, 8, 32, 16 ऐसे डिवाइड होता है, ठीक है। जब ठीक ठाक डिवीजन हो जाता है तो ये बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। मतलब जाइगोट डायरेक्टली एम्ब्रियो नहीं बनता है, पहले जाइगोट होता है, फिर जाइगोट की 4 डिवीजन होती है, ठीक है। मियोसिसली डिवाइड, माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, मियोसिस होगा, एक सेल 4 में डिवाइड होगी, ठीक है। नाउ एक सेल डिवाइड होगी कुछ में 16, तो ब्लास्टोमर, ब्लास्टोला ऐसे करके कई डिवीजन होते हैं। फिर फाइनली लास्ट में आपके पास जो आता है वो एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम यहाँ यूटेरस में होता है। प्लेसेंटल नाम की लेयर लगती है, जिस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है, वेस्ट ट्रांसफर होता है। फिर होता है वजाइना, बर्थ कैनल होती है, दिस इज द ओपनिंग जिसके थ्रू बेबी ट्रांसफर होता है। The open to the vagina. The vagina is a muscular narrow tube. Volvulus, the vagina, urethra both open in a vulva. Vulva क्या होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। अगेन अगर इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप 12th में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही है जितना आपके सिलेबस में 10th के। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, वी ऑलरेडी नो इट। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा बॉडी में, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। मतलब देखो यहाँ पे हमेशा स्पर्म की अवेलेबिलिटी जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 in 100 टाइम, मतलब बहुत रेयरी टाइम होता है यहाँ पे स्पर्म पहुंचे, और जब स्पर्म नहीं पहुंच रहा है तब क्या होगा हम पढ़ेंगे। अगर स्पर्म पहुंचा है तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फॉर्मेशन में क्या होगा हम ये देखेंगे। जाइगोट मतलब व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन हैज बीन टेकन प्लेस एंड व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेकन प्लेस, दोनों कंडीशन को हमें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा। फर्टिलाइजेशन अकर इन अ ओविडक्ट, सबसे पहले तो ओविडक्ट आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, वहां पे होगा। ऑल द टाइम इंटरकोर्स सीमेन इज डिपॉजिट इनटू द फीमेल वजाइना, सबसे पहले फीमेल वजाइना में आपका सीमेन डिपॉजिट होगा। स्पर्म स्विम्स थ्रू द यूटेरस टू रीच द ओविडक्ट, यूटेरस पे प्रेजेंट होता है, यूटेरस से स्विम करके वो पहुंचता है ओविडक्ट पे, जहां पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल प्रेजेंट होती है। अ सिंगल स्पर्म फ्यूज टू द ओवम, सिंगल स्पर्म फ्यूज होगा ओवम से एंड फॉर्म द जाइगोट, और वहां पे बनेगा जाइगोट। दिस कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिससे क्या होगा, पूरी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए फिर क्या होगा।
फिर होगा इम्प्लांटेशन, मतलब यूटेराइन वॉल पे इम्प्लांटेशन होगा. एज सुन एज द जाइगोट इज फॉर्म इट स्टार्ट डेवलपिंग. बाय द टाइम इट रीचेस द यूटेरस इट इज मास ऑफ सेल्स नोन एज एम्ब्रियो. जब तक वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होके, मतलब यहां पर से ट्रांसफर होके वो यहां तक पहुंचेगा, इस टाइम पीरियड तक एक सेल या दो सेल नहीं होगा, बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल बन चुका होगा, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो. ठीक है. इट रिमेन्स अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूटेरस थ्रू इट्स डेवलपमेंट. और यहां पे इस वॉल से हमेशा अटैच रहता है ताकि इसकी डेवलपमेंट हो, सो दैट इट कुड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम इट. The period of development of embryo inside the uterus is called gestation period. इसी period को हम gestation period कहते हैं. In humans, the gestation period of 9 months का होता है, that is 280 days. मतलब एक पूरे ह्यूमन को प्रॉपरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से पूरी तरह से बड़े से एक प्रॉपर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेबी बनने में 280 डेज लगते हैं. ठीक है. कम ज्यादा होता रहता है, नॉट एग्जैक्टली कि 280 दिन ही लगेंगे. इट डिपेंड्स. The embryo after completing 3 months of development is called fetus. जब 3 महीने हो जाते हैं एम्ब्रियो को, मतलब इम्प्लांटेशन में 3 महीने हो जाते हैं आफ्टर 3 मंथ, तो उसको क्या बोलते हैं हम? फीटस. ठीक है. इस टाइम पीरियड पे हम जेंडर स्पेसिफिक बता सकते हैं कि हाँ बेबी का जेंडर क्या होगा. द प्लेसेंटा इज स्पेशल टिश्यू. प्लेसेंटा नाम की एक लेयर लगती है जो उसको फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, क्योंकि फीटस अब ठीक ठाक डेवलप हो गया है, अब उसको खुद ठीक ठाक अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए. ये कहां से मिलेगी इसको? यहाँ पे एक प्लेसेंटा नाम की लेयर अटैच होती है और इसी लेयर के थ्रू इसको यहाँ पे न्यूट्रिशन और सब कुछ मिलता रहेगा. क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलें. अच्छा, अब क्या अगर जैसा मैंने कहा कि हमेशा जरूरी नहीं है कि स्पर्म पहुंचे, है ना, हमेशा स्पर्म का फेलोपियन ट्यूब पे अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है, बट एवरी मंथ एग विल रिलीज. एग हर महीने रिलीज हो रहा है, बट स्पर्म हर महीने नहीं पहुंच रहा है. तो तब क्या होगा? जब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हुआ. इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, देन इट लिव्स फॉर 1 डे. 24 आवर तक वो सर्वाइव करेगा ओवम वही फेलोपियन ट्यूब पे. द लाइनिंग ऑफ यूटेरस ब्रेक्स डाउन एंड डिसइंटीग्रेट. मतलब यूटेरस पे लाइनिंग फॉर्म होती है. एक बार डायग्राम फिर से देखेंगे, समझ में आएगा. इस पे देखो, होता क्या है कि नेचर क्या करता है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल नेचर को लगता है कि अगर यहाँ पे फीटस आके अटैच होता, ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो होता, इसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है यहाँ से, और वो न्यूट्रिशन इसको कहाँ से मिलता? यहाँ पे ये ब्लड कलेक्ट करता है बहुत सारा एवरी मंथ. ठीक है. ये ब्लड इसलिए होता है ताकि अगर यहाँ पे एम्ब्रियो आता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके. बट अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं है तो यहाँ पे कभी भी जाइगोट नहीं बना, जाइगोट बना ही नहीं. और अगर यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हुई तो किसी भी तरह से इम्प्लांटेशन नहीं हुई. अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? ये जो रेड कलर का जो फ्लूइड, जो ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हुआ है, यहाँ पे ये म्यूकस, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में, कई बार लिक्विड फॉर्म में वजाइना सर्विक्स से होकर के बॉडी के बाहर रिलीज होगा. ठीक है. ये कब होगा? जब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी. समझ में आया? इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं. ओके, देखिए, the ovum lining of the uterus and some blood are discharged out of the body. This is called menstruation. और इसी को क्या बोलते हैं? menstruation. For example, if there is no fertilization take place, then this particular layer which is form of blood in the uterus will break down and thrown out of the body. This process is known as menstrual cycle or menstruation. The menstrual discharge leads for 4 days. यहाँ पे 4 days लिखा है, but जरूरी नहीं है. It goes from 2 to 8 days. जरूरी नहीं है 2 to 8 हो, 3 to 8, अलग अलग ह्यूमन बॉडी में अलग अलग टाइम पीरियड होता है, वो टोटली बॉडी पे डिपेंड करती है. कई बार जरूरी नहीं है एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन हो, कई बार जरूरी नहीं है कि एक महीने में एक ही बार हो. दीज आर टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट्स. वो बॉडी में डिफरेंट चेंजेस और इन्वायरमेंट में चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती हैं. आगे देखिए, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन द ओवम इज रिलीज्ड and the uterus again prepare itself for the receiving of the fertilized egg. अगर एक बार पूरी की पूरी लेयर शेड हो गई है, फिर 1 महीने के बाद फिर से शुरू होता है और फिर से लेयर फॉर्म होती है ब्लड की. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर से अगेन द ब्लड विल शेड. If there is no fertilization, the menstruation is repeated. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमेशा मेंस्ट्रुएशन रिपीट होती रहेगी. अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगी. फिर पूरा 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होगा, फिर उसके बाद बेबी की डिलीवरी होगी, देन उसके आफ्टर फ्यू मंथ्स फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है.
ठीक है। क्या मेंस्ट्रुएशन कभी नहीं रुकती लाइफ में? तो नहीं, एक टाइम आता है, जैसे मैंने बताया 11 ईयर में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई तो उसे बोलते हैं मेनोएक, और फिर जाकर के वो 45 से 50 की एज में मेंस्ट्रुएशन रुकती है तो उसे बोलते हैं मेनोपॉज। इतने टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।